जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी सब्जेक्ट में वर्णमाला से कितने सारे प्रश्न व्यापम और पीएससी में पूछे गए हैं उस पर चर्चा। और ये आपके सभी एग्जाम के लिए उपयुक्त होगा। खासकर अभी जो हमारे हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम होने वाला है इसमें 5 नंबर का पूछा जाएगा। फिर भी हम इतना डीप में पढ़ेंगे कभी आपने पढ़ा नहीं होगा। दूसरी बात, ये आपके MCQ फॉर्म में चलेगा और PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे जहाँ जरूरत होगा, जहाँ आवश्यकता होगी, आपको बहुत डिटेल में भी बताया जाएगा। ऐसा लगेगा कि आप बेसिक क्लास ही कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपको एक चार्ट दिखाएंगे, उस चार्ट के माध्यम से बस उस चार्ट को याद करके आप हिंदी वर्णमाला के बहुत सारे प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो हॉस्टल का पेपर है उसमें 5 नंबर का हिंदी आने वाला है और सिलेबस में लगभग पूरा हिंदी को दे दिया गया है, तो हम कहीं से भी पता नहीं चल सकता कि कहाँ से आ जाएगा। इसलिए हम लगभग सभी पार्ट को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, MCQ फॉर्म है हिंदी वर्णमाला। लगभग इसमें आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेगा अभी पिछला 10 साल का, ठीक है। पिछले 10 साल में CGPSC व्यापम या फिर जो भी एग्जाम ऑर्गेनाइज हुए हैं छत्तीसगढ़ में, उसमें से हिंदी वर्णमाला के कैसे प्रश्न पूछे थे, कितने थे। आपको बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी दिखेंगे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं समझना है कि हमने इसको वापस लगा दिया है। रिपीट इसलिए आपको पता चले कि प्रश्न को कैसे घुमाया जाता है और कैसे बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध है, ठीक है। तो अल्प प्राण और महाप्राण जो ध्वनि है, सबसे पहले देखिए हमारे पास वर्णमाला होती है, इसमें आपका क्या क्या होता है, स्वर, ठीक है। क्या क्या होता है उसमें आपका होता है स्वर। स्वर के बाद होता है आपका व्यंजन, ठीक है। व्यंजन के बाद होता है आपका विसर्ग और अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार। इन चारों चीजों को हवा के दबाव, जब भी आप कुछ भी चीज का उच्चारण करते हैं तो आपके मुख से हवा निकलती है, उसी हवा के कम बेसी या फिर उतार चढ़ाव को हम अल्प प्राण और महाप्राण के रूप में बांटते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हवा की कमी बेसी से, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण का संबंध किससे है, हवा के कमी बेसी से। स्वर तंत्रियों से नहीं है, ये गलत है। अल्पजीवा और स्पष्टता, ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, कंठ एवं घोष ध्वनि है। क्या पूछा है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, देखिए मूल और ह्रस्व दोनों एक ही स्वर है, कंठ और घोष ध्वनि है। तो आपके ऑप्शन है अ, उ, ई और री। तो सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए, मूल और ह्रस्व स्वर हमारे पास केवल और केवल 4 है। कौन कौन से, अ, ई, उ और री, ठीक है। लगभग ये चारों आपके पास आंसर में है। तो हमने ये मूल और ह्रस्व से, तो इसको हमने एलिमिनेट नहीं कर पाया। अब देखिए कंठ और घोष। कंठ का मतलब होता है आपका उच्चारण स्थान, कंठ मतलब आपका जो गले के नीचे का हिस्सा है उसको हम कंठ कहते हैं। अब देखिए इसको आप बनाएंगे कैसे, बिना किसी दिक्कत के। हमने एक चार्ट बना के आपके लिए तैयार किया है, ये देखिए। इस टेबल को अपने कहीं भी आप लिख लीजिए या चिपका लीजिए। इन सब जितने भी हमारे 12 खड़ी हैं, लगभग 99% इसमें आ जाता है। मैं पहले आपको पूरा चीजें समझा दूं, उसके बाद आराम से आप करते जाइएगा। ये जो इसको लिखा है इसको हम बोलते हैं खंड या क्रम बोलते हैं, या फिर कॉलम 1 2 3 4 5, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। ये इसका क्रम हो गया, ठीक है। उसके बाद ये के से होता है आपका कंठ, के से होता है आपका कंठ, ठीक है। टी से होता है तालु, एम से होता है मूर्धा, ठीक है। डी से होता है दंत और हो से होता है होस्ट, मतलब ये उसके उच्चारण स्थान है। तो कंठ के लाइन में मतलब के के सामने जितने भी वर्ण लिखे होंगे वो सभी कंठ से उच्चारण होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है। ह, विसर्ग और अ, आ, ये सभी के सभी कंठ से उच्चारण होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखिए च, छ, ज, झ, य, ये क्या चीज है, हमारे कर्ण, ये हमारे तालु से उच्चारण होते हैं, ठीक है। ये क्या हो, तालु से उच्चारण होते हैं। उसी प्रकार श, य और ई तालु से उच्चारण होते हैं। एम फॉर होता है मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, ढ, ण, श, र और री, ये मूर्धा से उच्चारण होते हैं, ठीक है। ये मूर्धा से उच्चारण होते हैं। त, थ, द, ध, न, यहाँ पे डी लिखा है, डी फॉर दंत। तो श कौन सा देख लीजिए, है ना, और ल, और ये वह आपके दंत और होस्ट को दोनों एक साथ जुड़ा है इसलिए, ठीक है। और होठ से, होठ मतलब प, फ, ब, भ, म बोल के देखिए, जैसे आप प, फ, ब, भ, म बोलते हैं आपके दोनों होठ चिपक रहे हैं,
ठीक है। उसी प्रकार हु, उ, व और उ, कहीं ना कहीं आपका होठ का उपयोग हो रहा है इन सब चीज़ों को उच्चारण करने में। तो ये आपको ऐसा पहचानना है, ठीक है। ये उसका उच्चारण स्थान हो गया। अब देखिए ये प्राण तत्व होता है और घोष, ठीक है। तो देखिए ये अ मतलब होता है अल्प प्राण, म मतलब महाप्राण, अ मतलब अल्प प्राण, म मतलब महाप्राण, अ मतलब अल्प प्राण। मतलब अ के ऊपर क्या क्या है, प त, अ के ऊपर क्या है, क च ट त प, ठीक है। तो ये जितने हैं ये हमारे अल्प प्राण कहलाएंगे। ख छ ट थ फ ये महाप्राण हो गया। ग ज ढ ढ ये अल्प प्राण हो गया। इसी प्रकार हमने कुछ अलग से और अल्प प्राण लिखे हैं, वो क्या हो गया ये देखिए, ठीक है। ये जितने भी आपके स्वर हैं वो सभी अल्प प्राण में आते हैं, साथ में अनुस्वार आपके अल्प प्राण में आ गए। बाकी जो शेष बच जाएगा वो महाप्राण में आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो शेष बच जाएगा वो महाप्राण में आएगा। उसी प्रकार हमने घोष लिखा है, अघोष, अघोष मतलब क ख ग घ, इसकी संख्या कितनी होगी, इसको हम अघोष कहेंगे। बाकी जो जितने भी है ग से लेके म तक ये हमारे सघोष कहलाते हैं। उसी प्रकार देखिए श, ये जो ह श श श ये हमारे महाप्राण हो गए, और श श श ये हमारे अघोष हो गए। यदि इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लेते हो 2 बार 3 बार 4 बार लिख कर, तब बहुत आसानी से, इतने आसानी से, बहुत ही आसानी से आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसानी से आप इसको आराम से याद कर सकते हो। चलिए अब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। या फिर ऐसा ऐसा कर सकते हो, यहाँ नीचे आप अघोष लिख दीजिए और बाकी यहाँ पे सघोष लिख देंगे, ठीक है। यदि ह को मैं यहाँ ट्रांसफर कर दूं तो हमारे य र ल व ये हमारे सघोष है। यदि मैं इस ह को यहाँ ट्रांसफर कर दूं यहाँ पे, तो ह और विसर्ग आ गया, और इसके नीचे आप लिख लीजिए सघोष, ठीक है, और इसके नीचे लिख लिए अ। तो अब देखिए ये अघोष हो गया, तो श श श हमारे अघोष हो गया। उसके बाद ह य र ल व ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। तो इस टेबल को अच्छे से याद कीजिएगा, आपका काम आराम से बन जाएगा। प्रश्न क्या था ये देख लेते हैं। हमारे पास कंठ, देखिए हमने मूल और ह्रस्व स्वर से तो फाइंड आउट नहीं कर पाए कि चारों में से कौन सा होगा, ठीक है। अब कंठ की बात की गई है, तो अब देखिए कंठ कौन सा है, हमारे पास स्वर है ना। तो देखिए अ कहाँ पे है, अ हमारे के में, मतलब के हमारा अ मतलब कंठ है, ठीक है। तो अ इसका आंसर हो जाएगा। दूसरी बात ये पूछा गया है घोष ध्वनियां, तो घोष ध्वनियां अ है कि नहीं देख लीजिए, ठीक है। घोष को सघोष बोलते हैं ना, याद रखिएगा। घोष को हम सघोष के नाम से भी जानते हैं। तो जितने भी स्वर हैं वो सभी सघोष कहलाते हैं। तो इसके हिसाब से भी हमारा बिल्कुल सही चीज हो गया। यदि हम ई की बात करें तो ई का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, ई का उच्चारण स्थान देखिए ई कहाँ पे लिखा है, ई जो है टी के सामने है। टी मतलब तालु, क्या हो जाएगा, तालु। री की बात करें, री का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, देखिए री कहाँ पे है, री हमारे एम में है ना। तो ये हो जाएगा आपका मूर्धा, ये हो जाएगा मूर्धा। और यदि ऊ की बात करें तो ऊ कहाँ पे है, ऊ हमारे नीचे है होठ में, तो ये हमारा हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक ही टेबल से आप पता नहीं कितने सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हो बहुत ही आसानी से। चलिए अगला प्रश्न, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों को मुख्यतः कितने भेद होते हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो केवल और केवल 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। और उस 2 भेदों का आप नाम जानना चाहें तो जान लीजिए। इसका नाम है आपका बाह्य घोष और अघोष, ठीक है। ये 2 भेद क्या है हमारे पास, घोष और अघोष है, घोष और अघोष, जो अभी हमने देखा है। ये बाह्य प्रयत्न के आधार पर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है। संयुक्त वर्ण का मतलब है जो 2 वर्णों से नहीं बना है, ठीक है। तो 2 वर्णों से कौन सा नहीं बना है, तो 2 वर्णों से हमारा ये ड नहीं बना है, ठीक है। अब ए का निर्माण कैसे हुआ है, यदि हम ए का निर्माण के बारे में चर्चा करें तो ए आपका बना है अ प्लस ए से। यहाँ आप छोटा भी लिख सकते हैं ना, छोटा और बड़ा दोनों लिख सकते हैं। और ये ए प्लस अ प्लस ए मिला के ए बना है। ओ का निर्माण कैसे हुआ, ओ मतलब अ का निर्माण कैसे हुआ है, तो अ का जो निर्माण हुआ है वो अ प्लस ओ से है। यहाँ पे अ के छोटे अ की जगह बड़े आ भी लिख सकते हैं। ज्ञ है ना, इसको ज्ञ नहीं बोलते ज्या बोलते हैं इसको। तो ज्या का निर्माण जो हुआ है ज और य से हुआ है, ये ज प्लस य से। तो इतने हमारे संयुक्त वर्ण हो गए।
ये हमारे संयुक्त वर्ण है, केवल ड जो है वो हमारा संयुक्त वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन नहीं है? अंतःस्थ हमारे कितने व्यंजन है? य, र, ल, व, ये हमारे 4 अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन क्यों? क्योंकि इनका जो उच्चारण है स्वर और व्यंजन के मध्य होता है। मान लेते हैं यदि इधर स्वर उच्चारण है तो इसका उच्चारण हो जाएगा व्यंजन के बीच में। कितना? स्वर और व्यंजन के बीच में अंतःस्थ का उच्चारण होता है। य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन है, तो ये है, ये है, ये है। ह हमारा अंतःस्थ व्यंजन नहीं है, ह जबकि हमारा ऊष्म व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं ना, मैं अपने से आपको प्रैक्टिस सेट के लिए नहीं बना के दिया हूँ, सभी प्रश्न व्यापम के पूछे गए हैं और आज हम 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। टोटल 150 प्रश्न के आसपास पिछले 10 साल में पूछे गए हैं। अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं। क्या कहा गया है? अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं। कथन सही है, कथन गलत है। अनुस्वार के लिए सही नहीं है, विसर्ग के लिए गलत है। विसर्ग के लिए सही नहीं है, अनुस्वार के लिए गलत है। तो इसका आंसर है हमारे पास भी, कथन जो है गलत है। ठीक है। यदि हम विसर्ग की बात करें तो विसर्ग की बात करें तो कुछ आप इस प्रकार लिखते होगा, अतः। तो ये हमारे किसके हैं? आपके शब्द के अंत में लग रहा है। ठीक है, शब्द के अंत में लग रहा है। और इसका जो उच्चारण है लगभग ह की तरह होता है। वही यदि हम अनुस्वार की बात करें तो ये कुछ प्रकार से ऊपर शब्दों के ऊपर, अक्षरों के ऊपर उपयोग होता है। अगला प्रश्न, लेकिन इसके हिसाब से तो आंसर मेरे ख्याल से दूसरा होना चाहिए। जैसे यहाँ कहा गया है ना, आदि में प्रयुक्त होते हैं, तो ये जो कथन है विसर्ग के लिए सही है क्योंकि ये अंत में होता है। विसर्ग के लिए से अनुसार के लिए गलत है, तो मेरे ख्याल से आंसर तो ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन व्यापम ने आंसर ले लिया है बी को। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा ये जो है ना, विसर्ग है, ये तो शब्द के अंत में ही हो रहा है। ठीक है, तो विसर्ग के लिए सही होना चाहिए, अनुसार के लिए गलत होना चाहिए। इसके हिसाब से आंसर नंबर डी सही होना चाहिए, लेकिन व्यापम ने बी को सही लिया है। ऋ की मात्रा को छोड़कर अम और अह को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों को मिलाकर क्या कहा जाता है? इसको छोड़ना है आपको, ऋ को छोड़ना है। ठीक है, और अम और अह को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अक्षर क्रम, 12 खड़ी, वर्ण क्रम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम इसको कहते हैं 12 खड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या नाम जानते हैं? 12 खड़ी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा मुख विवर से नहीं निकल पाती। ये गलत बात है। हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। ठीक है, हवा जो है अबाध गति से मुख्य विवर से निकलती है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। सी लिख रहा है कि हवा मंद गति से मुख विवर से निकलती है। मंद नहीं, अबाध गति मतलब बिना रुके निकलती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हवा मध्यम गति से निकलती है, ये भी गलत है। अबाध गति से मतलब बिना रुकावट के, कहीं भी दांत या फिर मुंह, आपके तालु, कंठ या होठ, जबड़ा कहीं बिना टकराए हवा जब बाहर निकलती है, जब अ ई उ का उच्चारण करते हैं तब। मौखिक स्वर क्या होता है? ठीक है, मौखिक स्वर क्या होता है? तो इन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। तो वैसे कौन सा स्वर है? ठीक है, तो वैसे कौन सा स्वर है? देखिए इसमें देख लीजिए, स्वर की बात कहा गई है, तो इसका आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर लगाया गया है बी को, अ आ ई। ठीक है, अ आ ई हमारे मौखिक स्वर है। इसमें कहने का मतलब देखिए, स्वर तो वो है, लेकिन कुछ स्वर ऐसे हैं जिसका उच्चारण के लिए हमारे जो नासिक के है, नाक है, वहां से भी हवा निकलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अम, आ और ई, है ना, कुछ ऐसे मात्राएं हैं जिसको हमारे नाक के माध्यम से, जैसे ए, ये जो ए जैसी बोलते हैं, तो कुछ न कुछ हवा आपके नाक से भी निकल रही है, इसलिए ऊ। तो इस प्रकार से यदि हमारा बाय ऑप्शन चले तो अ आ ई, ये हमारे जो है मौखिक स्वर है। लिख लीजिए, मौखिक स्वर क्यों है? क्योंकि इनके उच्चारण में हवा केवल और केवल मुंह से निकलता है, नाक से इसका कोई भी संबंध नहीं है। निम्नलिखित में अर्ध स्वर है। निम्नलिखित में अर्ध स्वर है, तो अर्ध स्वर क्या है? अर्ध स्वर हमारे पास क्या है?
य वह वह और य। अर्धस्वर बाय ऑप्शन लिया गया है, तो य और वह को अर्धस्वर मान लिया गया है। ठीक है, अर्धस्वर किसको माना गया है? जैसे तो अर्धस्वर हमारे य र ल व है, लेकिन बाय ऑप्शन के हिसाब से इसमें ह को भी साथ ले लिया गया है। ठीक है, और पीएससी ने और सॉरी व्यापम ने आंसर इसी को लिया है, य व ह को। अनुस्वार क्या चीज होता है? ठीक है, अनुस्वार क्या है? तो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन। ठीक है, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन। एक मिनट ना, हमने सबसे पहले जो प्रश्न किए थे, कुछ प्रश्न उसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये इस प्रश्न हमने चर्चा किया था कि डी हो सकता है। अब आगे जाके पता चलता है कि डी इसका उत्तर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जब हम अम की मात्रा लिखते हैं, जैसे मैं कुछ लिख के बताता हूँ आपको, जैसे मैंने लिख दिया, अब मान लेते कोई लास्ट में अम की मात्रा भी है, तो ये इस म के बाद या फिर इस न के बाद या फिर जो भी आप शब्द लिखोगे इसके बाद इसको पढ़ा जाता है। इसलिए ऑप्शन बी ही सही है कि गलत है। विसर्ग और जो अनुस्वार है वो शब्द के बाद ही प्रयुक्त होता है। भले ही आपको लग रहा है कि ऊपर में लगा है, लेकिन उसको हम लास्ट देखिए, जैसे मैं यदि कुछ अम की मात्रा लिख दूं, जैसे मैं त लिख दिया, त में अम की मात्रा लगा दी, तो जब तक त नहीं बोलूंगा तब तक मैं इसका उच्चारण करूंगा नहीं, पहले त बोलूंगा उसके बाद इसका उच्चारण होगा। इसलिए ये शब्द के बाद इसका उच्चारण होता है, तो इसके हिसाब से हमारा बी सही था। ठीक है, अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं आगे। अनुस्वार क्या है? स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, संज्ञा के बाद आने वाला व्यंजन, मात्रा के बाद आने वाला व्यंजन, या फिर वर्ण के बाद आने वाला व्यंजन। तो हमारा अनुस्वार लिखा है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। ठीक है, क्या है? स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। देखिए, अनुस्वार में कभी भी आपको डिफर हो, कई बार हम अनुस्वार को स्वर में भी रखते हैं और व्यंजन में भी रखते हैं। चूंकि ये स्वर को मात्रा देने का काम कर रहा है, इसलिए कई बार हम इसको व्यंजन के रूप में भी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर पीएससी ने व्यापम ने लिया है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्वरों में कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ मतलब होता है के और टी मतलब होता है तालव्य। तो वैसे कौन सा स्वर है जिसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से हो रहा है? ठीक है, अब हमको याद आएगा हमारा टेबल, उसी टेबल से सब कुछ हो जाएगा। चल, हमारे पास अ ई उ ए है ना, तो अ और ई के बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो अ जो हमारे पास कंठ है और ई जो हमारे पास तालु है, तो अ और ई तो हो नहीं पाया क्योंकि ये कंठ है और ये तालु है। हमको कंठ तालव्य एक साथ चाहिए। और ऊ के बारे में चर्चा करते हैं। तो ऊ क्या चीज है? तो ऊ है हमारे पास, ऊ तो होठ में है, व में है, तो ऊ तो होठ में हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचता है ए, लेकिन ए हमारे पास टेबल में कहीं भी नहीं है। तब क्या करेंगे? इस ए का फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे कि ये ए बना कैसे है। ठीक है, ये ए जो है बना कैसे है, तब तक हम नहीं जानेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। ए बनता है आपका अ प्लस ई से, ए बनता है अ प्लस ई से। अब टेबल को दोबारा ध्यान से देखिए, ये अ कहाँ पे है? कंठ में है, और ई कहाँ पे है? तालव्य में। तो हो गया ना कंठ तालव्य। तो कई बार अब ऐसा भी पूछा जाएगा, तो मैंने ऊपर पूरा लिख दिया है। ए बना है अ ई से, ये हमारा कंठ तालव्य हो गया। ए बना है हमारा अ और ए से, तो ये भी हमारा कंठ तालव्य हो जाएगा। अगर ओ के बारे में पूछा जाएगा, ओ है ना, तो ओ अ और ऊ से बना है, तो अ किस में है? कंठ में है। ओ किस में है? होठ में है, तो कंठोष्ठ, कंठ और होठ से बना है, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। उस टेबल को याद रखिएगा, उस टेबल से आपके बहुत सारे प्रश्नों का सॉल्व हो जाएगा। जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तब हम उसको क्या कहते हैं? जैसे हमने यहाँ पे लिखा है दिल्ली, इसमें एक आधा ला है और एक पूरा ला है, जिसे इसलिए लिख लेता हूँ दिल्ली, इस प्रकार से। ठीक है, दिल्ली। तो यही कहा गया है, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो पहला वाला व्यंजन आधा हो जाएगा और दूसरा वाला पूर्ण होता है या पूरा होता है। इसको हम कहते हैं द्वित व्यंजन। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका आ जाएगा संयोग द्वित। ठीक है, क्या आ जाएगा? संयोग द्वित आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, संयोग द्वित। ये सभी के लिए हो जाएगा। यदि दो व्यंजन लगातार आ रहे हैं तो एक व्यंजन बड़ा हो जाएगा, सॉरी एक व्यंजन आधा हो जाएगा, जो पहले आएगा उसके बाद का व्यंजन फुल हो जाएगा। कुछ और ऐसे आप कुछ ऑप्शन बता सकते हैं क्या? जैसे हम लिख सकते हैं मरम्मत, नहीं कुछ भी सोच लीजिए। मैंने दिल्ली लिख लिया है, और जो वैसे जो डबल आते होंगे, जैसे उज्ज्वल होता है आधा ज वाला, ऐसे वो भी हमारा क्या हो जाएगा? द्वित व्यंजन हो जाएगा। हिंदी में पश्च स्वर क्या होते हैं? तो सबसे पहले ये मान लीजिए पश्च और फ्रंट पश्च क्या होता है। ये देखिए हमारा जीभ है, मैंने जीभे बनाया है, तो
तो जीभ के इस मध्य स्थान से उच्चारण होने वाले को हम मध्य कहते हैं। जीभ के मध्य से केवल और केवल अ का उच्चारण होता है, ठीक है। अब पश्च, इसको पीछे को हम पश्च कहते हैं ना, ये अग्र है, ये अग्र है। याद रखने के लिए क्या कीजिएगा, अ जैसे जितने भी हमारे पास मतलब अ में से ऐसे गोल जैसे अ बनाते हैं, जैसे उ, आ, डबल उ, इस प्रकार के जितने भी हैं, है ना, ओ, औ, ये सब हमारे पश्च में। और इसके बाद आ जाएगा आपका ई, ठीक है। पश्च में क्या आ जाएगा, ई। पश्च बोलता हूँ अग्र में, अग्र में आपका आ जाएगा ई, ई ए, ये ई, ए और ए, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, बस एक को याद रखिएगा कि मध्य में क्या है, अ है। और अ जैसे अ का जैसे जैसे हम अ कैसे बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, गोल घुमा के फिर ऐसे अ लिखते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ भी थोड़ा थोड़ा ऐसा उ को भी ऐसा बनाया गया है, अ को ऐसा बनाया गया उ को। तो अ जैसे जितने भी निर्माण होंगे वो पीछे चले जाएंगे, तो वो पश्च हो जाएगा। और जितने भी ई ई है, बोल बोल के भी देख लीजिएगा, ई ई ए हमारे जीभ के फ्रंट से आवाज आता है, या फिर जीभ के फ्रंट के कारण हमको ई ई ए बोल पाते हैं, ठीक है। तो हमको पूछा गया पश्च स्वर, तो पश्च स्वर में आपका आ जाएगा उ, आ, ओ, औ, ये हमारे क्या हो जाएंगे, पश्च स्वर हो जाएंगे, ठीक है। तो पश्च स्वर आपके ऑप्शन में कहाँ है, ये इसमें तो ई है, इसमें भी ई है, इसमें आपका उ है, तो ये हमारा देखिए जी अ, तो अ तो मध्य मध्य वाला है, तो हमारा ऑप्शन बचता है उ ओ में, ठीक है। याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं पश्च स्वर। निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष, ऊष्म और महाप्राण बताइए। सबसे पहले आप ऊष्म को ध्यान दीजिए। ऊष्म में हमारे पास 4 वर्ण है, श, श, श और ह, ये हमारे उष्ण है। अब हम यहीं से पहले छांटना शुरू करते हैं। तो द हमारा उष्ण नहीं है, ब हमारा उष्ण नहीं है, म हमारा उष्ण नहीं है, तो उष्ण है केवल और केवल श। तो ऑप्शन के हिसाब से तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं क्या श हमारा अघोष है और महाप्राण है, उस टेबल में कंपेयर करते हैं कि टेबल हमारा सही है कि नहीं है। श है ना, अब देखिए श हमारा अघोष और महाप्राण होना चाहिए। ये देखिए मैंने श कहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा और एक ये बनाया है अघोष, तो ये अघोष है। महाप्राण है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, ठीक है। महाप्राण है कि नहीं, ये देखिए मैंने एक लाइन खींचा है, यहाँ पे मैंने ह लिख लीजिए, ह श श श, ये हमारे महाप्राण है, ठीक है। तो इस टेबल से आपको महाप्राण अल्प प्राण के बारे में भी ज्ञान हो गया, तो इस टेबल को अच्छे से बना के रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है, ठीक है। निम्नलिखित में से लघु स्वर, लघु स्वर हमारे पास 4 है, इसको हम ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। ई, सॉरी छोटा ई है ना, याद रखिएगा, उ, रे, ठीक है। ये हमारे लघु स्वर है, तो ये हमारे लघु स्वर नहीं है, ये नहीं है, तो ये हमारे केवल लघु स्वर हो जाएंगे री, ठीक है। री क्या हो जाएगा, री हमारा लघु स्वर हो जाएगा, ठीक है। ली हमारा लघु स्वर हो जाएगा। और इसको छोड़कर जितने भी हमारे स्वर हैं वो सब हमारे दीर्घ स्वर कहलाएंगे। इसको छोड़कर जितने भी हैं वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है, मतलब इसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है, दंत, होठ, कंठ या फिर तालु। फिर हम टेबल के पास चलते हैं। विसर्ग कहाँ बना है, मैंने ये 2 बिंदी बनाया ना, ये विसर्ग है, और विसर्ग कॉलम कहाँ पे, के पे, के मतलब कंठ। अब इसको याद रख लीजिएगा, इसको कचटतप से याद रखिए या फिर KTM2 से याद रखिए। के सामने है ना, तो ये विसर्ग है, तो ये कंठ हो गया, ठीक है। क्या है, विसर्ग हमारा कंठ है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी टेबल से देखिए कितने सारे आपके प्रश्न जो है एकदम आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4 है, अ, ई, उ, रे, अभी पिछले लिख के बताया था आपको मैं। अघोष, अल्प प्राण, व्यंजन, वर्ण का चयन करना है। अघोष भी होना चाहिए और अल्प प्राण भी होना चाहिए, ठीक है। अघोष भी होना चाहिए और अल्प प्राण भी होना चाहिए। जब देखिए अब टेबल के पास चलते हैं, सबसे पहले हम इस क पर चर्चा करेंगे। क हमारा अघोष और अल्प प्राण होना चाहिए। देखिए क हो गया, ये पे ये प्राण में अघोष और घोष में भी, प्राण में अल्प प्राण और घोष में भी अघोष, तो ये हमारे के सही हो सकता है, तो हमने के पर टिक लगाया, के हमारा सही है। अब हम थ पर चर्चा करते हैं। थ कहाँ पे लिखा है, त थ द ध न, थ, ये तो हमारा महाप्राण हो गया, ये गलत हो गया। एम दिख रहा है ना यहाँ पे, देखिए इस टेबल से पता चल गया एम थ महाप्राण है, ये तो नहीं हो सकता। यह के पास चलते हैं, तो यह क्या चीज है हमारे पास, यर अलावा, ठीक है। यह तो हमारा सघोष है, लेकिन ये अल्प प्राण नहीं, ये सघोष है, ठीक है। क्या चीज है, ये सघोष है,
सघोष है, लेकिन ये हमारा अल्प प्राण नहीं है, ये महाप्राण होगा। ठीक है, क्या होगा, ये हमारा महाप्राण होगा। तो ये भी गलत हो गया। अब चलते हैं हम ज के पास। ज कहाँ पे है, ये ज है हमारा अल्प प्राण है और सघोष है। ठीक है, अल्प प्राण है और ये सघोष है, तो ये भी गलत हो गया। उत्तर क्या हुआ, क। अगला प्रश्न, कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर कितने भेद हैं। कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। ठीक है, कौवे की स्थिति मतलब ये होता है आपके मौखिक और निरानुषिक। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। अभी हमने देखा ना, मतलब मुंह के उच्चारण के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ हवा जो है हमारे मुख से निकलती है कुछ स्वर के लिए, और कुछ स्वर ऐसे हैं जिसमें मुख और नाक दोनों का उपयोग होता है। इस प्रकार से ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, अवरोधी व्यंजन में, अवरोधी व्यंजन में क्या होगा। अवरोधी व्यंजन में हवा तीव्र गति से निकलेगी, बिल्कुल नहीं। जब अवरोधी तो तीव्र गति से कैसे निकल सकती है। हवा मंद गति से निकलती है, ऐसा भी नहीं होगा। हवा रुक जाती है, अवरोधी व्यंजन में हवा रुक जाती है। जैसे आपके पास हो जाएगा प, फ, देखिए बोल के देखिए, प, जब तक आपका मुंह बंद है तब तक हवा रुका हुआ है, जैसी हवा निकलेगा तब कहीं जाके आप बोल पाओगे। ठीक है, हवा रुक जाती है अवरोधी व्यंजन में। प बोल के देखिए, फ बोल के देखिए, प, जब तक आपके होठ का द्वार नहीं खुलेगा तब तक आप प नहीं बोल पाओगे, फ नहीं बोल पाओगे। साथ में ब, भ, म, ब, भ और ये म, इन सभी का है आपके अवरोधी व्यंजन है। स्वर किसे कहते हैं, बहुत टुच्चा सा सवाल है लेकिन प्रश्न को पूछा गया है। स्वर किसे कहते हैं, स्वर एवं स्वर वर्णों का मेल, गलत बात। स्वर एवं व्यंजनों का मेल, ये भी गलत है। स्वर एवं विसर्गों का मेल, ये भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं है। तो स्वर की परिभाषा तो आपको पता है। वैसे शब्द जो बिना किसी रोक टोक के या फिर कहीं भी हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में कहीं भी हवा नहीं रुकता है, कहीं नहीं टकराता है, सीधा निकलता है, उसको हम कहते हैं स्वर। अगला प्रश्न, नासिक के व्यंजन किसे कहा जाता है। क्या प्रश्न कहा गया है, नासिक के व्यंजन किसे कहा गया है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण मुख से होती है, तो ये गलत बात है। जिन व्यंजनों का उच्चारण से हवा नाक से निकलती है, ये बिल्कुल सही है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जिह्वा से निकलती है, ये भी गलत है। अब टेबल में हमको ये कहाँ मिलेगा आंसर, ये देखिए यहाँ पे जो पांचवा वाला वर्ण है ना, ण, अ, न, म, य, इसको हम नासिक व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। साथ में आपके इसके अम और अह भी, अम आ जाएगा, तो मतलब अनुस्वर जो हम कहें ना अनुस्वार है वो भी इसमें आ जाएगा पंचमाक्षर में। अम, अंग, य, न और म, ये पांच है, इसको हम पंचमाक्षर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये नासिक के व्यंजन है, अंग, य, न और म, ये पांचवा वर्ण में आता है। दूसरी बात, इसको नासिक के व्यंजन कहा जाता है, याद रखिएगा। सॉरी, अगला, स्वर वर्ण को छांटिए। बहुत इजी प्रश्न है, स्वर वर्ण को छांटिए। तो इसमें सारे के सारे स्वर ये है, सभी प्रश्न पूछे गए हैं ना। मैं इतना नहीं बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सभी वर्ण पूछे गए हैं। स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारण होती है। तो स्वर जो है स्वतंत्र रूप से उच्चारण होती है। अगला प्रश्न, मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। बहुत सारे टीचर्स या फिर यूट्यूबर आपको पढ़ाए होंगे, 3 है ना। कैसे पढ़ाते हैं आपको, लघु, दीर्घ और एक होता है आपका प्लुत। ठीक है, लेकिन हमेशा इसको 2 ही मान के चलना। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर के 2 ही भेद होते हैं। ठीक है, उच्चारण में कहा जाए तो लघु, दीर्घ और प्लुत हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये प्लुत स्वर, जिसको हम उच्चारण में ओम का साइन इस प्रकार से देते हैं। ह, म, व, एम, र वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो लाइन्स है, ह का कहाँ से होगा, म कहाँ से होगा, व कहाँ से होगा, र कहाँ से होगा। सबसे पहले हम ह के पास चलते हैं, तो हम टेबल देख लेते हैं। टेबल में ह कहाँ पे लिखा है, ह यहाँ पे लिखा है पहले वाले रो में। पहला रो में लिखा है के फॉर कंठ। ठीक है, तो कंठ कहाँ पे है, कंठ स्टार्टिंग में होना चाहिए। कंठ स्टार्टिंग में नहीं है, इसको काट दीजिए। यहाँ कंठ स्टार्टिंग में है, ये हो सकता है। यहाँ कंठ स्टार्टिंग में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमारा आंसर बन गया, बस एक को याद किया और हमारा आंसर बन गया। तो ये कंठ है। अब हम पूरा देखेंगे तभी मानेंगे। माँ हमारा होठ होना चाहिए, माँ जो है होठ होना चाहिए। माँ कहाँ पे है, देखिए ये माँ है, ये माँ, और माँ के सामने लिखा है वह होठ।
ठीक है, ये सही हो गया। अब वह जो है हमारा दंतोष्ठ होना चाहिए, दांत और होंठ से, वह जो है दांत और होंठ से, वह कहाँ पे, ये देख लीजिए, वह आपके दंत और होंठ दोनों में मर्ज है, ये वाला कॉलम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दंतोष्ठ। ठीक है, ये भी हो गया। र क्या चीज है, तो र हमारा मूर्धन्य है, कहीं पे देखते हैं र, ये देखिए र, और र के सामने आपका लिखा है एम मूर्धा। तो इस टेबल का न जाने कितने फायदे हैं आपके, लगभग 80% प्रश्न तो यही से पूछे जाते हैं इस टेबल से। उस टेबल को अच्छे से याद रखिए, आपको कभी भी दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, उस टेबल के सहयोग से। अगला प्रश्न, नासिक के व्यंजन क्या होते हैं? अभी मैंने बताया आपको पांचवा वाला। ठीक है, वर्ण वर्ग का पांचवा वर्ण, वर्ण वर्ग का पांचवा वर्ण, ये देखिए, ये पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, अंग, य, न और म, ये हमारे क्या है, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, स्वाश्रित वर्ण किसको कहते हैं? स्वाश्रित वर्ण को कहते हैं स्वर वर्ण, अंतस्थ वर्ण, व्यंजन वर्ण या फिर ऊष्म वर्ण। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ऊष्म वर्ण। ठीक है, आंसर आपको बताना है, मैं बस केवल ये बता रहा हूँ कि क्या कहते हैं। उत्तर बताइए क्या होगा इसका उत्तर? स्वाश्रित वर्ण क्या है, तो स्वर वर्ण, स्वाश्रित मतलब जो स्वयं उच्चारण हो, किसी की सहयोग की आवश्यकता ना हो, क्या कहेंगे उसको? स्वर वर्ण कहेंगे। च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? कचट तप, आपको याद है ना कचट तप, आप लिख लीजिए KTM दो, या फिर कचट तप लिख लिए, KTM दो लिख लिए। च पूछा गया, च कहाँ पे है? च पहले से देखिए, च कहाँ है? कचट तप है ना, च, ये च है, तो च है आपका तालु, T फॉर तालु। ठीक है, तालु कहीं पे है क्या? ये है तालु। तो च से तालु में क्या क्या आ जाएगा? अब देखिए, च, छ, ज, झ, य, श, य, ई, ये हमारे तालु हो जाएंगे। अगला प्रश्न, स्वयं राजन्तेश्वरा अवन्य भवती व्यंजन मिति, स्वर की यह परिभाषा किसने दी गई है? तो स्वर की यह परिभाषा पतंजलि के द्वारा दिया गया है। ठीक है, स्वर की जो परिभाषा है ये पतंजलि के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न, वर्तस्य व्यंजन या फिर सॉरी वर्तस्य ध्वनियां है, वर्तस्य ध्वनियां है, वर्तस्य ध्वनियां क्या होती है? वर्तस्य के स्थान से उच्चारित ध्वनियां वर्तस्य ध्वनियां कहलाती है। तो न, ल, श, ज, ये हमारी वर्तस्य ध्वनियां कहलाती है। ठीक है, जितने हैं याद रखिएगा, न, ल, स, ज, न, ल, स, ज, ये हमारी वर्तस्य ध्वनियां हैं। या इसको अगर ट्रिक से याद करना चाहें तो आप लिख लीजिए सजन, सजन हो गया, और ला लिख लीजिए, सजन ला, जैसे हम लोग कुछ बात करते हैं ना, सजन ला, तो ये हो जाएगा आपका ट्रिक। निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर है, निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर है। अब वृत्तमुखी क्या होता है? यदि आप कोई स्वर की उच्चारण करते हैं तो आपके होंठ कभी गोलाकार होंगे, कभी नहीं होंगे। ठीक है, यदि वृत्तमुखी मतलब यदि आपका होंठ गोलाकार हो गया उच्चारण करते हुए, तो उस स्वर को हम वृत्तमुखी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं अवृत्तमुखी। ठीक है, अवृत्तमुखी में आपका क्या क्या आ जाएगा? अवृत्तमुखी जिसमें जब उसको उच्चारण करेंगे तो आपका होंठ गोलाकार नहीं होगा। तो अ, आ, ई, सॉरी एक छोटा ही है, ए और ए। ठीक है, इसके उच्चारण में आपका होंठ गोल नहीं होता, बोल के देखिए, अ, आ, ई। अब हम चलते हैं वृत्तमुखी, वृत्तमुखी। ठीक है, वृत्तमुखी में आपका क्या क्या आ जाएगा? अब बोल के देखिए, वृत्तमुखी में आपको ऊ बोलना है, ऊ बोल के देखिए आपका होंठ गोलाकार हो जाएगा। बड़ा ऊ बोल के देखिए, होंठ गोलाकार हो जाएगा। ठीक है, ओ बोल के देखिए, अ बोल के देखिए। ठीक है, इसको इतने उच्चारण में आपका होंठ गोलाकार हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा वृत्तमुखी स्वर। अब देख लीजिए वृत्तमुखी स्वर आपके कौन से हो जाएंगे? ऊ आपके कहीं पे है क्या? ये ऊ आपके आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, होस्ट ध्वनिया कौन सी है? वैसे ध्वनिया जिसका होठ का उच्चारण होता है प, फ, ब, भ, म, होस्ट ध्वनिया। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, टेबल में देखना है तो देख लीजिए, प, फ, ब, भ, म, व लिखा है ना, ये होस्ट ध्वनिया है, ऊ भी होस्ट ध्वनिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में मूल स्वर के समूह को चिन्हांकित कीजिए। मूल स्वर अ, ई, उ, अ, ई, उ और ये रे। ठीक है, तो ये कहाँ पे है देख लीजिए, जैसे बड़े आ गया, ये भी नहीं होगा, इसमें ओ का मात्रा आ गया, ये भी नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा अ, उ, ई।
ऊ किस प्रकार का स्वर है? अग्र स्वर है, पश्च स्वर है, मध्य स्वर है। मैंने पहले भी आपको इस पहले बताया था, जीभ बनाइएगा, मध्य में अ हो जाएगा। और अ से जैसे भी आपको गोलाकार बने, अ संबंधित आपका ऊ बनता है, बड़ा ऊ बनेगा, अ बनेगा, बड़ा आ बनेगा, ओ बनेगा, औ बनेगा। ये हमारे कौन से स्वर हो जाएंगे? पश्च स्वर हो जाएंगे। वही यदि हम मध्य की बात करें, सॉरी फ्रंट की बात करें, अग्र स्वर, तो ये हो जाएगा आपका ई ऐ। ठीक है, ये हमारे अग्र स्वर हो जाएंगे। ऊ कौन सा है? पश्च स्वर। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर सी में। बस अ को याद रखना, अ हमारे मध्य से उच्चारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? तो इसमें संघर्षी व्यंजन क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या है कि संघर्षी व्यंजन क्या है? संघर्षी व्यंजन क्या है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है च, ल, श और ह। तो हमारे पास संघर्षी व्यंजन यदि हम देखें तो उष्ण हमारे पास संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन अलग होते हैं और संघर्षी व्यंजन अलग होते हैं। हम बोलते हैं उष्ण संघर्षी, हमारे पास 4 होते हैं, श, श, ये वाला श और ये ह। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा श इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, प किस प्रकार का व्यंजन है? प जो है किस प्रकार का व्यंजन है? तो प जो हमारे स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, प क्या है? प हमारा स्पर्श व्यंजन है। कैसे पता चला? ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए, ये प है ना, ये देखिए क से लेके इस म तक जितने भी हमारे पास व्यंजन होंगे ये हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, 25 हैं, ये सभी हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब बात आती है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? फिर यदि बात आ गई कि पार्श्विक कौन सा है, तो ल हमारा पार्श्विक व्यंजन है। और नासिक के व्यंजन में बताया ना, पांचवा में जो पांचवा कॉलम में जितने भी है, अंग, य, न और ये माँ, ये हमारे नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। और लुंठित व्यंजन क्या हो जाएगा? लुंठित व्यंजन हो जाएगा र। याद रखिएगा, ल से लुंठित होता है, लेकिन ल लुंठित नहीं है, र लुंठित है, जबकि ल क्या है? पार्श्विक है। अगला प्रश्न, आयोग वह वर्ण का उदाहरण है? आयोग वह वर्ण का उदाहरण है अम और आहा, इसको हम आयोग वह वर्ण कहते हैं। हम और अह मतलब विसर्ग और अनुस्वार को ही हम आयोगवाहक के नाम से जानते हैं। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? ठीक है, क्या पूछा गया है? द्विगुण व्यंजन क्या है? तो द्विगुण व्यंजन क्या है? वैसे देखिए, इस प्रकार की, ये देखिए जो नीचे बिंदी वाले होते हैं ना, ड और ढ, जिसको और बनाया गया है, वास्तविक में ड और ढ है, लेकिन कुछ अलग से साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए इसके नीचे बिंदी लगा दिया गया, इसको कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। अ किस प्रकार का स्वर है? मैंने पहले बताया, अ जो है जीभ के मध्य में होता है, तो ये है आपका मध्य स्वर। स्पर्श कैसे याद करेंगे? अ जैसे जैसे बनते हैं, अ, आ, उ, ओ, औ, ये हमारे स्पर्श स्वर हो जाएंगे। अग्र की बात करेंगे तो ई ऐ। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे? अग्र स्वर हो जाएंगे। ल किस प्रकार का व्यंजन है? अभी हमने चर्चा किया है, ल लुंठित नहीं है, ल पार्श्विक है। ठीक है, ल पार्श्विक है। पंच के अनुसार, सॉरी, पंच में अनुस्वार किस रूप में जाना जाता है? अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में आप समझ जाओगे। मैं 2 वर्ड ले रहा हूं, एक है पंच और दूसरा है संयम। ठीक है, अब आपके पास सवाल उठता है कि यहाँ भी अनुस्वार है और यहाँ भी अनुस्वार है, तो इस अनुस्वार का मतलब आपको ऑप्शन में दिया गया है च, न, म और न। ठीक है, तो वास्तविक में ये हमारा पंचमाक्षर है। तो हम पंचमाक्षर तो हमारे पास कितने हैं? 5 है। अंगा, या, उसके बाद आपके पास है म, न और ये न, ये हमारे पास 5 पंचमाक्षर है। उसी पंचमाक्षर में से ये बिंदी होता है। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा पंचमाक्षर है? तब क्या करेंगे आप, इस मात्रा के बाद, इस बिंदी के बाद कौन सा शब्द आया, बस जस्ट उसको देखिए। इस बिंदी के बाद जस्ट कौन सा आया? च आया है ना। अब देखिए च आया है। अब इस टेबल पे देखिए च कहाँ पे लिखा है? च कहाँ पे लिखा है? तो च यहाँ पे लिखा है। और च का 5वां अक्षर कौन सा है? य है। मतलब इस बिंदी का मतलब य है। इस बिंदी का मतलब यह है, मतलब आप पंच को कैसे लिख सकते थे? कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते थे।
पंच को। तो हमारा आंसर कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम संयम पर बात करते हैं। संयम का मतलब क्या हो जाएगा, ये यह है, ठीक है। यह के पहले क्या आया होगा, देखिए आप है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये जितने व्हाइट कलर के लिखे हैं ना, ये जितने यहाँ से यहाँ तक बस आपको दिखना है, आगे नहीं दिखना है, ठीक है। तो यह हमारे इस स्पर्श व्यंजन में कहीं भी नहीं आता, ठीक है। मैंने बस इसको इस लाइन में इसलिए लिखा है क्योंकि आपको इसका उच्चारण स्थान जानना है, लेकिन याद रखिएगा हमारे जो स्पर्श व्यंजन में यह नहीं आता, यह हमारे स्पर्श व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो यदि किसी का यहाँ जैसे यह लिख दिया है ना, तो यह अब वास्तविक में अब ये पंचमाक्षर नहीं है, ये अनुस्वार ही है यह, ठीक है। अब ये बिंदी ही कहलाएगा, ये किसी भी प्रकार का पंचमाक्षर में गिनती नहीं होगा इस वाले का। इसी प्रकार यदि मैं गंगा लिख दूँ, गंगा, ठीक है, तो गंगा को आप जान लोगे क्या, ये अम की मात्रा है और मुझे ग खोजना है। तो आप देखिए कि इस में कहीं ग है क्या, क ख ग, ये ग मुझे मिल गया। और ग का पांचवा कौन सा होगा, अंगा, ठीक है, ये अंगा या। तो मैं इसको गंगा को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। लेकिन याद रखिएगा मेनली यदि पंच इस बिंदी के बाद श श श या फिर य र ल व आए, क्या कहा मैंने, श श श या फिर य र ल व आ जाए, तब की स्थिति में वो बिंदी का बिंदी ही रहेगा। बिंदी का बिंदी मतलब वो अनुस्वार ही कहलाएगा, पंचमाक्षर नहीं कहलाया जाएगा। ध्यान से इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुनासिक वर्ण है, ठीक है, अनुनासिक मतलब पंचमाक्षर, तो ये हमारा यह अनुनासिक है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 33 है कुल संख्या, ठीक है, 33 है कुल संख्या। कैसे, मैं बता देता हूँ। 25 तो आपके क्या है, आपके 25 क्या हो जाएंगे, आपके स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है, 25 स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। उसके बाद आपके 4 है य र ल व, इसको हम अंतस्थ के नाम से जानते हैं, अंतस्थ, ठीक है। उसके बाद और है हमारे पास 4 और कौन से है, 4 हमारे पास है ये आपके हो जाएंगे ये उष्म व्यंजन, ये उष्म व्यंजन। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो आपको 33 इसका आंसर आ जाएगा। बाकी जितने भी हैं वो इन्हीं को आगे बनाया जाता है, जैसे संयुक्त है, द्वित है, ये सब इन्हीं वर्णों को मिलाकर बनाया गया, इसलिए हम उसको मूल रूप में नहीं गिनते। कौन से वर्ग में ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व मतलब अ ई ऊरी, अ ई ऊरी, अ ई ऊरी यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी में। स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग बताइए, स्पर्श व्यंजन मतलब ये वाला वर्ग बताना है आपको, क से लेके म तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यह आ गया, स्पर्श व्यंजन नहीं हो सकता क्योंकि अंतस्थ है, तो ये गलत हो जाएगा। य र ल व, ये तो हमारा अंतस्थ है, ये पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। श श ह, ये हमारा क्या है, ये उष्म व्यंजन है, ठीक है। तो कचट तब जो हमारा क्या चीज है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है, ठीक है। यदि इस प्रश्न को आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। देखिए ये क से लेके म तक जितने भी हो गए वो स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है, मूर्धा मतलब जो बीच में होता है, ठीक है, मूर्धन्य, घ ड़ झ या फिर फ, ठीक है। तो देखते हैं, हम पहले घ को लेके चलते हैं, ठीक है। घ कहाँ पे है, क ख ग घ, तो ये हमारे कंठ हो गया, ये तो गलत हो गया, कंठ नहीं है भैया। झ के पास चलते हैं, झ कहाँ पे दिख रहा है हमको, झ कहीं पे दिख रहा है क्या, च छ ज, ये मुझको दिख गया झ, और झ का उच्चारण स्थान है ट, टी फॉर तालु। तो हमारा क्या पूछा गया, मूर्धा पूछा गया है ना, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तालु हो गया। अब ड के बाद ढक्कन के ढ के पास चलते हैं, तो ढक्कन के ढ के पास चलेंगे तो ये हमारा लिखा है ढक्कन का ढ, और यहाँ पे लिखा है मूर्धा, एम फॉर मूर्धा। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही हो गया। यदि किसी को फ चेक करना है तो इस टेबल में फ चेक कर लीजिए, फ कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये होस्ट, ठीक है, ये हो गया। 49वां नंबर का प्रश्न है, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। अब देखिए वर्ग का है कि मतलब केवल इतने व्हाइट कलर को देखना है, वर्ग कहा जाए तो महाप्राण लिखा है ना, तो देखिए महाप्राण ये कौन सा है, यहाँ महाप्राण है, यहाँ महाप्राण है। ये वाला वर्ग कौन सा है, दूसरा, और ये वाला वर्ग हमारा चौथा। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन में है क्या, दूसरा और चौथा, ये दूसरा और चौथा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पूरे प्रश्न अभी तक 49-50 प्रश्न आज देख लिए। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे
बाकी एक 100 लगभग 70-80 प्रश्न और आने वाले हैं इसी वर्णमाला पे, जो पुराने वर्ग के प्रश्न होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।